Hello students, welcome in today's class, and in today's class we are going to do chapter number 7 of history from class 6, and name of chapter is Ashoka the emperor who gave up the war. So basically this video is the fourth video of this chapter and the three remaining videos is already uploaded on the YouTube. So now this is the fourth and the last video part of this chapter. So let's see. So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र. तो लास्ट की थर्ड वीडियो पार्ट थी उसके अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को समझा था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. उसके अलावा हमने जो पूरा एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके चार पार्ट्स होते हैं, चार प्रोविंशियल्स होते हैं, उन चारों प्रोविंशियल के हमने नाम भी देखे थे. तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे प्लेसेस थे जो मौर्यन एम्पायर के अंदर आते थे. उसमें से एक प्लेस था आपका पाटलिपुत्र, जिसको आज आप बिहार के अंदर पटना के नाम से जानते हो. सिर्फ और सिर्फ इस पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो हम समझेंगे. अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो आपका मौर्यन एम्पायर था उसके अंडर में इतने सारे एडमिनिस्ट्रेशन थे, तो उसमें से सिर्फ हम पाटलिपुत्र का ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो सिर्फ हम पाटलिपुत्र का इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर. ये आपको ध्यान रखना है. सो अब हम देखते हैं जो कैपिटल है पाटलिपुत्र मौर्यन एम्पायर का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसका काम करने का स्ट्रक्चर, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, वो कैसा तरीका था काम करने का. सो लेट्स सी. तो पहला यहां पे क्या कहता है, इट वाज सराउंडेड बाय डीप मोट एंड हाई वॉल्स व्हिच हैड 64 गेट्स एंड 560 टावर्स. तो बेसिकली यहां पे इस पॉइंट का मतलब क्या है? तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका पाटलिपुत्र था, जब आपका मौर्यन एम्पायर था, उस टाइम पे पाटलिपुत्र के चारों तरफ एक आपके डीप मोट हुआ करते थे. डीप मोट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो पाटलिपुत्र था उसके चारों तरफ एक बहुत गहरी खाई हुआ करती थी, ताकि उस खाई को क्रॉस करके कोई भी दुश्मन आसानी से पाटलिपुत्र के अंदर ना घुस सके. और उसके अलावा पाटलिपुत्र के अंदर काफी ऊंचे ऊंचे दीवार भी चारों तरफ से बने हुए थे, ताकि उस दीवार को भी फांद के कोई पाटलिपुत्र के अंदर कोई दुश्मन घुस ना सके. तो बेसिकली क्वेश्चन ये उठता है कि खाई को भी पार करके पाटलिपुत्र में कोई नहीं जा सकता, और उस लंबे दीवार को भी फांद के कोई पाटलिपुत्र में नहीं जा सकता, तो फिर पाटलिपुत्र में कैसे घुस सकते हैं? तो बेसिकली पाटलिपुत्र के अंदर टोटल पाटलिपुत्र के तरफ जो दीवार थी, इस दीवार के अंदर टोटल 64 गेट्स हुआ करते थे और 560 टावर उस पाटलिपुत्र के अंदर थे. तो इस 570 टावर पाटलिपुत्र के अंदर थे, ताकि इससे पाटलिपुत्र के बाहर और पाटलिपुत्र के अंदर चारों तरफ नजरें रखी जा सके और कोई दुश्मनों की जो मूवमेंट होती है उसको कैप्चर किया जा सके. और साथ में जो 64 गेट्स थे, ये 64 गेट इसलिए थे ताकि पाटलिपुत्र के अंदर कोई भी आसानी से आ जा सके. हु वाज द फेवर इन टू कम इन द पाटलिपुत्र, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेज दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस सिटी looked after by committee of 30 members. So basically यहाँ पे आपको ये बताया गया जो आपका पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र को चलाने का जो पूरा सिस्टम था वो किन लोगों के अंदर था? तो वहां पे 30 मेंबर्स थे पाटलिपुत्र के अंदर जो अपॉइंट किए थे. इन 30 मेंबर के अंदर ही पूरा पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क किया करता था. अब हम ये देखते हैं कि जो 30 मेंबर्स ऑफ कमेटी था ये कैसे काम करता था और क्या काम करता था. तो यहाँ पे क्या कहता है कि दिस कमिटीज वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड्स. जो ये 30 लोग की कमेटी थी वो आपके अलग अलग 6 पार्ट्स में बटे हुए थे, जिसके अंदर हर एक पार्ट के अंदर 5-5 मेंबर आते थे. एक पार्ट के अंदर 5 मेंबर, तो टोटल 6 पार्ट के अंदर 30 मेंबर हुआ करते थे. तो यहां पे ये कहता है जो ये 6 अलग अलग बोर्ड्स थे, 5-5 मेंबर के 6 अलग अलग जो बोर्ड्स थे, तो इनका बेसिकली क्या ये काम था? तो उसमें उन सब ने क्या कर रखा था, अपना सारा फंक्शन आपस में बांटा हुआ था. क्या बांटा हुआ था कि जो पहला जो बोर्ड होगा 6 मेंबर का वो इंडस्ट्री एंड आर्ट्स को देखेगा, ठीक है. जो दूसरा 6 मेंबर होंगे दूसरे बोर्ड वो सेफ्टी ऑफ फॉरेनर्स देखेंगे. सेफ्टी ऑफ फॉरेन का मतलब जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो ग्रीस के हो गए या फिर कहीं और किसी कंट्री के हो गए, वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं घूमने फिरने, तो उनकी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का सारा इंतजाम करने का काम होता था. थर्ड जो आपके बोर्ड थे 5 मेंबर के, उनका काम था रिकॉर्ड बर्थ एंड डेथ. बेसिकली पाटलिपुत्र के अंदर कितने लोग मरे और कितने लोगों का जन्म हुआ, इन सबका रिकॉर्ड रखना, इन सबको एक सर्टिफिकेट देना, इन सब के लिए भी काम के लिए एक अलग कमेटी बनी हुई थी. नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. तो देयर वर अनदर 4th बोर्ड ऑफ 5 member which have broadly function to regulate trade and commerce of the पाटलिपुत्र. मतलब पाटलिपुत्र के अंदर कैसे ट्रेड होगा, कैसे बिजनेस होगा, कैसे कॉमर्स होगा, कौन कितने का सामान खरीदेगा, बेचेगा, कौन क्या बनाएगा, नहीं बनाएगा, इन सबको भी रेगुलेट करने के लिए एक अलग से 5 मेंबर का बोर्ड बना हुआ था जो ये काम करता था. 5th जो बोर्ड था वो क्या करता था, इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. तो बेसिकली पाटलिपुत्र के अंदर जितने भी फैक्ट्री प्रोडक्शन हुआ करते थे उस टाइम पे, तो भाई जो व्यक्ति जो भी प्रोडक्शन करते थे, तो उनके प्रोडक्शन को चेक करने के लिए कि भाई जो गुड्स बना रहे हो गुड्स अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है, उसकी क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं है, इन सब को भी मेजर करने के लिए एक अलग से बोर्ड बना हुआ था, जिसका काम ही यही था कि भाई पाटलिपुत्र के अंदर जहां भी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में कोई कमी तो नहीं है, कोई जो गुड्स बन रहे हैं वो खराब गुड्स तो नहीं है, बढ़िया मतलब क्वालिटी है ना उन चीजों का, ये सब चीज. नेक्स्ट आपका कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड सोल्ड गुड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एक 6th आपके बोर्ड्स और हुआ करते थे 5 मेंबर के लास्ट बोर्ड, जो क्या करते थे, जो उस पाटलिपुत्र के अंदर जो भी सामान सेल्स हो रहा है उसको सेल्स करवाते थे और उससे टैक्स लोगों से वसूला
करते थे, जो कि टैक्स का जो रेट कम से कम 5 से लेकर 9.5% हुआ करता था अलग अलग गुड्स के अकॉर्डिंग। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली पाटलिपुत्र के अंदर जो 6 काम होते थे वो 5-5 मेंबर के जो बोर्ड हुआ करते थे वो अलग अलग काम को किया करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे कहता है आर्मी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी टू मेक एनी पर्टिकुलर एरिया सिक्योर, दैट इज आर्मी। तो क्या कहता है? द आर्मी कंसिस्ट ऑफ इन्फेंट्री, कैवेलरी, चैरियोट, एलिफेंट ट्रांसपोर्ट एंड नेवी। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया कि भाई जो आपका मॉडर्न एम्पायर होता था उसकी जो आर्मी थी, तो आर्मी में किस किस तरह के सैनिक हुआ करते थे पहले के टाइम पे। तो सबसे पहले होते थे आपके इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब बेसिकली होता है ऐसे सैनिक जो कि पैदल पे रहते थे, मतलब पैदल चला करते थे, उनको इन्फेंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब बेसिकली होता है ऐसे सेना जिनके पास अपना घोड़ा हुआ करता था और वो घोड़ा पर चला करते थे, घोड़े अगर युद्ध होता था तो घोड़े पर चल के युद्ध किया करते थे। नेक्स्ट है चैरियोट। चैरियोट का बेसिकली मतलब ये होता है आपके ऐसे सैनिक जिनके पास अपना खुद का रथ हुआ करता था, तो वो रथ में बैठ के युद्ध को लड़ा करते थे, तो ऐसे सैनिकों को चैरियोट कहा जाता है। नेक्स्ट है एलिफेंट ट्रांसपोर्ट। एलिफेंट ट्रांसपोर्ट ऐसे सैनिक जो हाथी पर रह के लड़ा करते थे, वो आपको ध्यान रखना है। और नेवी का मतलब द पार्ट ऑफ आर्मी हु सिक्योर द प्लेस नियर बाय सी, जो समुद्री इलाकों की सुरक्षा किया करते थे, समुद्र के अंदर, समुद्र के ऊपर या समुद्र के किनारों पे, तो ऐसे को नेवी आर्मी कहा जाता है। तो बेसिकली ये अलग अलग तरह के आर्मी जो कि इन्फेंट्री हो गए, पैदल, कैवेलरी हो गए, घुड़सवार, चैरियट हो गए, रथ पे, एलिफेंट ट्रांसपोर्ट हो गए हाथी पे, और नेवी हो गए जो समुद्र के आसपास के इलाके की सुरक्षा किया करते थे। तो आर्मी के अंदर इस तरह के सारे सोल्जर्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड थे। नेक्स्ट है द सोल्जर रिसीव हाई एंड रेगुलर सैलरी। तो बेसिकली जो मौर्यन एम्पायर था उसमें तरह तरह के लोग काम किया करते थे, लेकिन उनमें से जो सोल्जर हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, उनकी सैलरी सबसे ज्यादा थी और उनको जो सैलरी मिलती थी वो रेगुलर मिला करती थी। देयर वर आल्सो मैनी स्पाई सिस्टम टू कीप द किंग इन्फॉर्म्ड अबाउट वेरियस इश्यूज। So basically in earlier time there were different kind of spies। तो इन स्पाई का जो बेसिकली काम था वही काम ये था कि लोगों के बीच में रहा करते थे, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर, लोगों के बीच में रहा करते थे और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो राजा के लिए इंपॉर्टेंट थी तो वो इन्फॉर्मेशन ला के राजा को दिया करते थे, ताकि राजा को भी पता चल सके कि भाई उसके एम्पायर के अंदर क्या हो रहा है और उसके एम्पायर के बाहर कौन कौन लोग उसके खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में पता चल पाता है। तो बेसिकली इनको स्पाई यानी कि जासूस कहा जाता था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका टैक्सेशन, कि भाई पहले के टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर के अंदर पूरे कंट्री के अंदर टैक्सेशन सिस्टम था, वो टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से काम किया करता था, तो वो हम देखते हैं। तो टैक्स वाज कलेक्टेड इन कैश और काइंड। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि पहले के टाइम में जो टैक्स हो या तो कैश में एक्सेप्टेड था या काइंड में एक्सेप्टेड था। तो कैश का तो आपको पता है कि भाई कैश में यानी कि रुपए में लेना, जो भी कैश करेंसी होती है। काइंड का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि इफ एनी पर्सन इज नॉट एबल टू पे टैक्स इन कैश सो दे कैन पे द टैक्स इन अदर वे। लाइक मान लो एग्जांपल के लिए अगर मान लो कोई टैक्स देना चाहता है तो वो कैश में ना देके जो चीज वो प्रोड्यूस करता है वो भी दे सकता है। मान लो कपड़े की दुकान है, अगर उसको टैक्स पे करना है तो उसके पास पैसा नहीं है तो बदले में कपड़े को देके टैक्स पे कर सकता है, जो कपड़ा वो बेचता है। अगर मान लो कोई किसान है तो जो भी चीज प्रोड्यूस करता है वो देके टैक्स पे कर सकता है। तो पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि भाई टैक्स को देने के लिए आपको सिर्फ कैश देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास जो भी है आप वो टैक्स के रूप में दे सकते हो, उसी को काइंड कहा जाता है। नेक्स्ट है The land revenue varied from 1/4 to 1/6 of total produce। तो पहले के टाइम पे जमीन पे जो भी खेती हुआ करती थी तो उस खेती का 1/4 से लेके 1/6 का जो हिस्सा होता था वो एज ए टैक्स में दिया जाता था, चाहे वो कैश में हो चाहे जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी का 1/4 या 1/6 हो, तो उसी को लैंड रिवेन्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द माइंस। देखो यहाँ पे बताया गया कि जो पहले के टाइम जो टैक्स था वो अलग अलग कामों पर लगाया जाता था, जैसे कि पहले के टाइम पे जो टैक्स थे वो माइंस यानी कि जो कहीं पे जो जमीन खोदते हैं, चाहे मान लो कोयले के लिए खोदा जा रहा हो, सोने के लिए खोदा जा रहा हो या किसी भी चीज के लिए जमीन खोदा जा रहा हो तो उसके लिए पे करना। नेक्स्ट है जंगलों के सामानों को यूज करने के लिए टैक्स पे करना, फॉरेस्ट। नेक्स्ट है कैटल। कैटल का मतलब ये है कि भाई पहले के टाइम में जो भी चारवाह हुआ करते थे, मतलब जिनके पास गाय भैंस बकरी हुआ करती थी तो कहीं पर उन गाय भैंस बकरी को चरा देते तो उसको चराने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता था। सो दैट इज कैटल। उसके बाद टोल्स, कहीं आने जाने के जो टैक्स पे करना होता था सड़कों के लिए, वो टोल्स टैक्स हो गए। नेक्स्ट है अब ये सर टैक्स वसूल कौन करता था? राजा की तरफ से। तो यहाँ पे बताया गया ऑफिसर्स लाइक राजुकास, युक्तास एंड प्रदेशिकास आर लाइबल टू कलेक्ट दिस टैक्स। तो बेसिकली पहले के टाइम पे कुछ ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनका बेसिकली यही काम होता था कि दे हैव टू कलेक्ट दीज टैक्सेस। तो जिनको राजुकास या युक्तास या प्रदेशिकास कहा जाता था। और इनका काम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का नहीं था, बल्कि इनका काम क्या था कि दे ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर टू डिस्ट्रिक्ट। तो इनका काम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का नहीं था, बल्कि जिस जगह पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उस जगह के लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखने का था, कि मान लो कोई गलत काम हो रहा है तो उसको सजा देना, लॉ को बनाए रखना, कोई दिक्कत परेशानी ना हो लोगों को, इन सब का ध्यान रखना भी इन लोगों का काम हुआ करता था। नेक्स्ट है दीज टैक्सेस वर यूज्ड टू मेंटेनेंस ऑफ आर्मी,
बिल्डिंग, रोड, हॉस्पिटल एटसेट्रा। और लोगों से ये जो सारे टैक्स वसूले जाते थे, इन टैक्स को अलग अलग कामों के लिए किया जाता था, चाहे वो आर्मी की हो, सैलरी पे करना हो, हॉस्पिटल के लिए हो, सड़कों के लिए हो, रोड के लिए हो, या फिर बिल्डिंग्स के लिए हो, घरों के लिए हो, मकानों के लिए हो, नालियों के लिए हो, किसी भी चीज़ों के लिए हो। तो ऐसे पब्लिक इलाकों के वेलफेयर के लिए ही इन टैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता था। अब हमने देख लिया आर्मी और टैक्सेशन सिस्टम, इसके अलावा और कौन कौन सिस्टम पहले के टाइम पे काम करते थे मौर्यन एम्पायर के अंदर, वो देखेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर इतना मौजूद होने के बाद भी कैसे खत्म हो गया, कैसे एबलाइज्ड हो गया। सो देयर आर वेरी माइनर टॉपिक विच आर लेफ्ट टू सी, सो लेट्स सी। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक, तो वो है आपका ट्रेडिंग सेंटर। देखो इस चैप्टर के अंदर हमने भी देख लिया कि भाई पहले के टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर था उसके अंदर जो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे वर्क करता था। उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि जो टैक्सेशन सिस्टम था वो कैसे वर्क करता था। अब हम देखते हैं ट्रेडिंग सेंटर, वो ट्रेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे वर्क करता था इसके अंदर। तो ये कहता है ट्रेड फ्लोराइज्ड इन पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला एंड बारूकच। यहाँ बेसिकली आपको ये बताया गया है कि जो पहले के टाइम पे जो ट्रेडिंग सेंटर था वो सबसे जो सबसे ज्यादा ट्रेड जहाँ पे हुआ करता था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, वो पाटलिपुत्र के अंदर, उज्जैन के अंदर, तक्षशिला और बारूकच के अंदर। अब पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला के बारे में तुमने लास्ट क्लास में देखा था। बारूकच बेसिकली आपका एक एरिया है जो कि आज नर्मदा के पास गुजरात के अंदर पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मगधन रूलर्स हैड ट्रेड लिंक विद रोम, इजिप्ट, चाइना, श्रीलंका। मगध आपका इंडिया का ही पार्ट है, तो इनका जो मगध के जो लोग थे, मगध के अंदर जो लोग ट्रेड किया करते थे, उनका ट्रेड ज्यादातर जो होता था बाहरी कंट्री के साथ, वो रोम के कैपिटल ऑफ इटली, उसके बाद इजिप्ट, चाइना, श्रीलंका, इन सब के साथ हुआ करता था, ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया और ट्रेडिंग का सिस्टम भी देख लिया, आर्मी का सिस्टम देख लिया और टैक्सेशन सिस्टम भी देख लिया हमने मौर्यन एम्पायर का। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर विच आई कंसीडर पर्सनली। क्या कि जो पूरा मौर्यन एम्पायर था वो कैसे डिक्लाइन हुआ, वो कैसे अबोलाइज्ड हुआ, वो हमें देखना है। तो क्या कहता है, अशोका वाज सक्सीडेड बाय द वीक रूलर्स, एज अ रिजल्ट द एडमिनिस्ट्रेशन बिगेन टू कोलैप्स। सबसे जो बड़ा कोज है द कोलैप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर इज वीक रूलर्स। बेसिकली पहले आप चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर बिंदुसार है, फिर अशोक आए, तो स्टार्टिंग में जो तीन एम्पायर रहे, रूलर है, ये काफी मजबूत रहे। लेकिन इनके अलावा जितने भी रूलर्स आए वो मौर्यन एम्पायर के काफी वीक रूलर थे, जिसकी वजह से जो इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोलैप्स होने लग गया था, गिरने लग गया था। नेक्स्ट क्या कहता है, द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज assassinated by his own commander in chief पुष्यमित्रा शुंगा। बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे वो थे बृहद्रथ मौर्यन। तो बृहद्रथ मौर्यन को जो मारा था उन्हीं के आर्मी के चीफ ऑफ कमांडर जो उस टाइम पे थे पुष्यमित्रा सांगा, उन्होंने मारा था। और इनको मारने के बाद पुष्यमित्रा सांगा ने मौर्यन एम्पायर को खत्म कर दिया और मौर्यन एम्पायर के बाद अपना एम्पायर यानी कि सांगा एम्पायर, सांगा डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की थी इंडिया के अंदर, ये ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि भाई मौर्यन एम्पायर कैसे खत्म हुआ और मौर्यन एम्पायर के बाद किसने राज किया। तो मौर्यन एम्पायर के बाद जिसका राज आया वो सांगा डायनेस्टी था, और सांगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किसने किया था, तो वो पुष्यमित्रा सांगा ने एस्टैब्लिश किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ डाउनफॉल। देखो सबसे बड़ा कॉजेज ऑफ डाउनफॉल तो इनका यही है कि दे हैव वीक सक्सेसर आफ्टर अशोका। तो सबसे पहला जो रीजन बनता है वो है वीक सक्सेसर ऑफ अशोका, मतलब अशोका के बाद जितने भी रूलर आए वो काफी वीक थे, सबसे बड़ा रीजन तो ये बनता है। उसके अलावा और भी रीजन है डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। क्या, वास्ट एक्सटेंट ऑफ एम्पायर। सबसे पहली चीज तो ये कि भाई जो मौर्यन एम्पायर था वो काफी बड़ी जमीन पे फैला हुआ था। आज जो इंडिया है उससे भी ज्यादा पहले जो अखंड भारत जिसे कहते हैं उसके अंदर पूरे मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था। तो इतना बड़ा एम्पायर को कंट्रोल करना अशोक के बाद जो रूलर आए उनके बस की बात नहीं थी, तो इस वजह से भी इनको पूरा कंट्रोल करने में दिक्कत हो रहा था। नेक्स्ट लॉलेसनेस। लॉलेसनेस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि व्हेन यू ट्राई टू मेक सम लॉ, और जब लॉ बनाने के टाइम पे आपके अपने ही लोग उस लॉ को एक्सेप्ट ना करें या उस लॉ में कमी ढूंढ लग जाए तो वो लॉ सही से काम नहीं कर पाता, तो उसको लॉलेसनेस कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था मौर्यन एम्पायर के कोलैप्स होने का। नेक्स्ट है लार्ज आर्मी। भाई ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा एम्पायर था इनका, और बहुत बड़े एम्पायर को सेफ रखने के लिए, इसको गार्ड करने के लिए आर्मी बहुत बड़ी चाहिए, लेकिन उस बड़ी आर्मी को पे करने के लिए सैलरी भी चाहिए, बट उनके पास सफिशिएंट सैलरी नहीं था, जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर की जो आर्मी थी वो भी धीरे धीरे कोलैप्स होने लग रही थी। नेक्स्ट है अहिंसा। अहिंसा अगर आपको याद हो तो अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने कुछ प्रिंसिपल सजेस्ट किए थे, कुछ पॉलिसी सजेस्ट किए थे, उसी में से एक प्रिंसिपल था आपका अहिंसा का। अहिंसा मतलब ये किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, ये आपको ध्यान होगा। तो इस प्रिंसिपल को मौर्यन एम्पायर की जो आर्मी थी उन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियसली करके अपना लिया था, जिसकी वजह से वो किसी से भी मतलब लड़ने से पहले सोचते थे, और ये उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गई, जिसकी वजह से उनका आर्मी और ज्यादा कोलैप्स होने लग गया। नेक्स्ट है आपका फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है कि जब बाहर के जो अदर फॉरेन पर्सन थे, फॉरेन किंगडम थे, फॉरेन एम्पायर थे, जब उन्होंने देखा कि भाई जो इंडिया का मौर्यन
मोरियन एम्पायर वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, कमजोर होने लग रहा है, तो उन फॉरेन एम्पायर ने आके इसके ऊपर आक्रमण करना, कब्जा करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से मोरियन एम्पायर धीरे धीरे अलग अलग टुकड़ों में बिखरता चला गया, अलग होता गया, और अलग अलग टुकड़ों पे अलग अलग फॉरेन इन्वेजन्स का राज होने लग गया, जिसकी वजह से मोरियन एम्पायर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया और खत्म हो गया। सो नाउ फाइनली टिल हियर वी हैव सीन दैट हाउ एक्चुअली मोरियन एम्पायर वाज राइज एंड हाउ एक्चुअली इट वाज डिक्लाइंड। यहाँ तक हमने मोरियन एम्पायर की पूरी कहानी देख ली और अशोका का इसमें मेन क्या रोल था, कैसे था, वो सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। और बेसिकली 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं इस चैप्टर के लिए, तो फाइनली इस चैप्टर के सारे पार्ट्स मैंने यूट्यूब पे डाल दिए इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। सो इंश्योर कर लें कि आप ये सारे के सारे पार्ट्स देख लें, समझ लें और इनके जो पॉइंट्स हैं इनको भी नोट कर लें। सो कीप शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स एंड थैंक यू।